हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम आज के लेक्चर में हम अपनी एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लेकर चलेंगे, जिसके हम यूनिट नंबर 3 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट z इक्वल्स टू i। तो स्टूडेंट्स, इस वाले यूनिट में आपसे ये क्वेश्चंस मोस्टली इस टाइप के पूछे जाएंगे कि आपको रेजिड्यू फाइंड करना है, कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका रेजिड्यू फाइंड करना है या फिर उसका पोल फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ क्या करना होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम यही फंक्शन ले लेते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या है 1/z² + 1 का क्यूब है। ठीक है, z² + 1 का क्यूब। आपसे इस वाली यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या तो पूछा जाएगा कि पोल फाइंड करना है या फिर पूछा जाएगा कि आपसे रेजिड्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो वो सबसे पहले हम पोल देख लेते हैं। जब पोल फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो हमें क्या करना है, पुट द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0, पुट द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम इस तरह से इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो z² + 1 का क्यूब इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, z² + 1 इक्वल्स टू 0 हो गया, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, z² इक्वल्स टू -1। और जब हम z की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में -1 आएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट में -1 आएगा, तो हम z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +- i आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इसके दो पोल्स आ गए, +- i, एक +i और एक माइनस का i। ठीक है, अब हमसे पोल फाइंड करने को तो कहती है, तो हमने ये दो पोल फाइंड कर दिए। अब हमसे पूछा जाएगा कि रेजिड्यू फाइंड करना है। अब रेजिड्यू की कंडीशन में हमें हो सकता है दे दे कि आपको +i पे फाइंड करना है या -i पे फाइंड करना है, और अगर नहीं दे रखा है कि किस पॉइंट पर फाइंड करना है, तो हमें इन दोनों ही पॉइंट्स को फाइंड करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एट z इक्वल्स टू i पर फाइंड करना है, तो मतलब हमें जो प्लस वाला i है इसके ऊपर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या लेकर चलते हैं, हम क्या करते हैं इसके लिए, एक मिनट, हम अपना जो फंक्शन है उसे इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पे z² + 1 का क्यूब है। ठीक है, अब हमें i पर फाइंड करना है, तो हमारे पास जो नीचे टर्म है वो i के फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 1/, इसे किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं z + i का क्यूब इंटू z - i का क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, एक तो z + i आ जाएगी वैल्यू, और एक z - i आ जाएगी, इसका होल क्यूब बनेगा। यहाँ पर होल क्यूब को हमने खोल दिया तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। और जब हमें फिर पोल फाइंड करने के लिए बोल दे, तब हमें क्या करना है कि हमारे पास ये तो कंडीशन आ गई, अब हमें फॉर्मूला लगाना है क्या, कि लिमिट हमारे पास क्या जाएगी, z टेंस टू, हमें किस पॉइंट पर निकालना है, i पर निकालना है। तो लिमिट z टेंस टू i, हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, एक मिनट स्टूडेंट्स, इसमें एक पॉइंट और है कंसिडर करने के लिए, क्या कि अगर हमारे पास इस तरह से पावर में भी वैल्यूज आ रही है, जैसे कि यहाँ पे पावर में 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पोल है, पोल एट i इक्वल्स टू 0, ये एट z इक्वल्स टू i, सॉरी, ये जो हमारे पास पोल है z इक्वल्स टू i वाला, इसका ऑर्डर कितना है, इसकी ऑर्डर हमारे पास 3 है। ठीक है, जब हमारे पास ऑर्डर आ जाता है ना 1 के लिए तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जैसे ऑर्डर 2, 3, 4 आ जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास हम ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रेजिड्यू फाइंड कर रहे हैं, रेजिड्यू और एट z इक्वल्स टू i, z इक्वल्स टू i पे हम रेजिड्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, लिमिट z टेंस टू i लिखेंगे, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1/n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में आएगा d की पावर n-1 अपॉन dz n-1 z माइनस a की पावर n fn। ठीक है, fz। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है रेजिड्यू फाइंड करने का। अब हमें z इक्वल्स टू i पे फाइंड करना है। पहले तो यहाँ पे देख लीजिए n क्या है, n क्या है हमारे पास, n हमारे पास ऑर्डर है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना कि जो z इक्वल्स टू i है, पोल जो हमारे पास आया है वो ऑर्डर 3 का है। यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू हो गई 3। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास फंक्शन है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, 3 - 2 दैट इज 2 टाइम्स उसे डिफरेंशिएट करना है। तो इसके लिए कंडीशन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, लिमिट z टेंस टू i 1/3 - 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा d की पावर 3 - 1 अपॉन dz की पावर 3 - 1, यहाँ पे z के टर्म्स में हम डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, i है। ठीक है, तो z - i की पावर n क्या है, हमारे पास 3 है, और फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, 1/i है, 1/z + i का क्यूब इंटू z - i का क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला हो जाता है। अब हमें क्या करना है, जिस पे हमें फाइंड करना है ना, जिस फंक्शन पॉइंट पे हमें फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई और कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, z माइनस, जैसे यहाँ पे कर दिया z - i से, अब उसकी ऑर्डर हमारे पास 3 है तो ऑर्डर 3 कर दिया। ऐसा हमने क्यों करा है, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट z टेंस टू i लेकर चले हैं। अब हमारे पास अगर ये i हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे i - i यहाँ पे हमारे पास 0 बन जाएगा, और 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी हो जाता है। तो हमें इन्फिनिटी वाला केस तो नहीं चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे जो नंबर बिल्कुल सेम बैठ रहा है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ये जो डिजिट्स है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, लिमिट z टेंस टू i
1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, अब यहाँ पे क्या जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी जेड का स्क्वायर 1 अपॉन जेड प्लस आई का होल क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब जस्ट हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम बुक में से ही देख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमने एफ जेड इक्वल्स टू दिस रख लिया था। उसके बाद हमने जेड प्लस 1 को हमने जेड प्लस 1 के होल क्यूब को हमने इस तरह से ब्रेक करके भी दिखा दिया था, और ये भी दिखा दिया था कि जेड इक्वल्स टू वाई जो है वो उसमें हमारे पास पोल ऑर्डर 3 का है। ठीक है, अब हम जेड इक्वल्स टू आई पे जो हम अपना रेजिड्यू फाइंड करेंगे वो किस फॉर्म में फाइंड करेंगे, लिमिट जेड टेंस टू आई 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल ब्रैकेट में डी की पावर n माइनस 1 अपॉन डी जेड n माइनस 1 इंटू जेड माइनस ए टू द पावर n एफ जेड। ठीक है, ये हमारे पास एक्जैक्ट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसके बेसिस पर हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास n यहाँ पर 3 है क्योंकि ऑर्डर 3 है, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑर्डर 3 है तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ से हमारे पास डिजिट्स कैंसिल हो जाएंगी, हमने यहाँ तक का कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम इस वाली टर्म को 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो टर्म है वो इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जेड इक्वल जेड टेंस टू आई है, तो जहाँ पे भी हमें जेड मिल रहा है वहाँ पे हम अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे आई। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 2 से 12 को 6 टाइम्स कट कर दिया, उसके बाद इन्होंने आई की वैल्यू पुट करी है। ठीक है, आई की वैल्यू पुट करके सॉल्व कराया थोड़ा सा, तो हमारे पास माइनस का 3i अपॉन 16 आ गया है, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एट जेड इक्वल्स टू आई ए। अब देखो स्ट्रेस, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे भी हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं जैसे हमने इस वाले को ब्रेक किया था जेड प्लस आई और जेड माइनस आई की फॉर्म में। ऐसे हम इसे ब्रेक कर लेते हैं जेड प्लस आई ए, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है ए है, तो हम इसे इस तरह से ब्रेक करेंगे जेड प्लस आई ए और जेड माइनस आई ए। अगर आपको इस तरह से ब्रेक करना नहीं आ रहा है तो आप डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू 0 प्रूव करिए, 0 रखिएगा, वहाँ से आपके पास जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। उस तरीके से आप अपने फैक्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें किस पे निकालना है रेजिड्यू, जेड इक्वल्स टू आई ए पर फाइंड करना है रेजिड्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पोल कितने ऑर्डर का है, हमारे पास 1 ऑर्डर का है, इसकी कोई पावर तो नहीं है, तो सिंपल पोल है। ठीक है, अगर ऑर्डर ज्यादा होता है तो हम लिखते हैं कि पोल जितने भी ऑर्डर का है, अगर हमारे पास पोल की पावर सिर्फ एक ही है तो वो हमारा सिंपल पोल होता है। ठीक है, अब उसका रेजिड्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जेड इक्वल्स टू आई ए पर लिमिट जेड टेंस टू आई ए, आई ए पर फाइंड करनी है तो लिमिट जेड टेंस टू आई ए, फिर जेड माइनस आई ए से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने पावर में भी मल्टीप्लाई करी थी, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर नहीं है तो हम पावर में नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल यही टर्म रहेगी इंटू एफ जेड। ठीक है, फंक्शन ऑफ जेड हमारे पास क्या है, हमने इसे इस तरह से ब्रेक करा है तो हमने वो रख दिया है, यहाँ से ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आई ए बचेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व, यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं हो रहा है ना कोई कटिंग हो रही है, तो डायरेक्ट जेड इक्वल्स टू आई ए हम वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन दिस एट पॉइंट जेड इक्वल्स टू आई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो लॉग भी आ गया है और ये भी आ गया है, इसे देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना होता है, रेजिड्यू जब भी फाइंड करते हैं हम डिनोमिनेटर का फाइंड करते हैं। देखो ये हमारे पास ये जो फंक्शन है इसकी पावर माइनस का 2 दे रखी है, मतलब ये डिनोमिनेटर में है, हमें जो करना है वो इसके साथ करना है। ठीक है, तो log 1 प्लस जेड इज एनालिटिक। एनालिटिक क्या होता है, जहाँ पर डिफरेंशिएबल होता है वो पॉइंट जो होता है वो एनालिटिक होता है। तो हमारा जो ये फंक्शन है ये एनालिटिक है इन सी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 पर, एंड एफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस आई। अगर आप ये चीज नहीं भी लिखेंगे कि log यहाँ पर एनालिटिक है इसमें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाली लिखनी है कि जो एफ जेड है वो जो उस एफ जेड के जो पोल है वो ऑर्डर 2 का है और जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस आई है। ये चीज तो आप निकाल ही सकते हैं, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 पुट करिएगा और आपके पोल्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, पोल्स निकल के आ गए जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस आई। ठीक है, अब हम उसका रेजिड्यू फाइंड करेंगे जेड इक्वल्स टू आई पे। हमारे पास 2 पोल आए हैं लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट पर हमें अब रेजिड्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट जेड टेंस टू आई पर फाइंड करना है तो जेड टेंस टू आई हो गया डी ओवर डी जेड। देखो हमारे पास ऑर्डर 2 का है तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो पावर यहाँ पे अपॉन में भी था 1 अपॉन n माइनस 1 था, हमारे पास ऑर्डर 2 का है तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो इसलिए इन्होंने यहाँ से वो वाली टर्म मिस कर दी है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख देंगे अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक्चुअल में आंसर तो 1 ही आना है वहाँ पे। ठीक है, 1 अपॉन n माइनस 1 की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ऑर्डर 2 का है तो हमने जेड माइनस आई तो लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया, ऑर्डर 2 की वजह से स्क्वायर कर दिया इंटू एफ जेड। अब एफ जेड की हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे ये। ठीक है, एफ जेड की हमारे पास ये वैल्यू है। देखो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखी थी -2 लगाकर, बट हमने यहाँ पे अपनी सिंपल फॉर्म में लिखी है अपॉन में x प्लस जेड प्लस आई का स्क्वायर लिखकर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इन्होंने एक चीज और करी है क्या, कि यहाँ पे जो इन्होंने टर्म्स है ना जेड माइनस आई का होल स्क्वायर, इसे इन्होंने ऑलरेडी कट करके यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप इन्होंने मिस कर दिया है, बट बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मिस करा है। ठीक है, आप देखिएगा कैसे करा है। वैसे मैं भी आपको एक बार बता देती हूँ, जेड स्क्वायर प्लस 1 को हमने ब्रेक करा किसमें, जेड प्लस आई में, जेड प्लस आई का स्क्वायर और जेड माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, अब जेड माइनस आई का स्क्वायर इस वाले स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि ये अपॉन में हमारे पास क्या है, log 1 प्लस जेड है, इस तरह से हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, वो हमारे पास ये आ गया है।
ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद इन्होंने इसका डिफरेंशिएट करा है, डिफरेंशिएट यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, डिवीजन तो आता होगा डिफरेंशिएशन का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने बस थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर सॉल्व हो जाए तो, नहीं होता है तो हम डायरेक्ट z इक्वल्स टू आई, z टेंड्स टू आई की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पे भी आपको z दिखे वहाँ पे आपको i पुट कर देना है एंड जस्ट सॉल्व करते जाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। ठीक है, आपको आई होप पता चल गया होगा कि अगर आपको पोल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे और रेजिड्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ z की पावर 3 अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास जो कंडीशन देती है वो इन्फिनिटी वाली देती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखो यहाँ पे z क्यूब अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 है, ऊपर भी z की फॉर्म है और नीचे भी z की फॉर्म है। अभी तक जितने हम कर रहे थे उसमें देखो यहाँ पे भी अगर सेम फॉर्म बन रही थी तो हमारे पास कंडीशन ऐसी थी कि जिसे हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, नीचे से z स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास कंडीशन क्या बचेगी, यहाँ से 1 बचेगा और माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये कंडीशन बचेगी अपॉन में, तो वो ऊपर जाके माइनस का 1 बन जाएगी। ठीक है, ऊपर इस तरह से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी ये। ठीक है, तो ये ऊपर जाकर हमारे पास माइनस का बना जाएगी। हमने यहाँ पे फिर इस फॉर्म को एक्सपेंड कर दिया इस फॉर्म में। अब ये जो फॉर्म होती है इसे कहते हैं लॉरेंस फॉर्म। ठीक है, लॉरेंस फॉर्म अगर आ जाती है हमारे पास तो हम इसका रेजिड्यू आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है कि 1 अपॉन z का कॉफिशिएंट होता है, 1 अपॉन z का कॉफिशिएंट होता है। अब देखो यहाँ पे सारी फॉर्म प्लस की है तो माइनस का जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस की फॉर्म होती है तो हमारे पास ये प्लस का रहता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको पता चल जाएगा। पीछे भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे माइनस की फॉर्म है तो हम वहाँ पे कॉफिशिएंट पॉजिटिव भी लेंगे। ठीक है, अब 1 अपॉन z कैसे आएगा, देखो z हमारे पास बाहर एक मल्टीप्लाई में है, तो जब इनमें सब में z की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये z बन जाएगा, ये 1 अपॉन z बन जाएगा, ये 1 अपॉन z की पावर 3 बन जाएगा और डॉट इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, तभी 1 अपॉन z का कॉफिशिएंट कितना आएगा 1। ठीक है, तो 1 आ जाएगा और माइनस एक्स्ट्रा में है तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप इस मेथड से भी करना चाहें ना तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इस मेथड से आपके पास थोड़ा सा शॉर्ट रहता है। ठीक है, अगर आपको आता है इस करने से, अगर इस मेथड से नहीं आ पा रहा है तो आप इससे भी कर सकते हैं, आंसर आपके पास सेम ही आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। तो क्या होता है, इफ z नॉट इज अ सिंगुलरिटी ऑफ f z, अगर z नॉट कोई भी एक सिंगुलरिटी है f z की, एंड इफ f z इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ z नॉट, और जो f z है वो डिफरेंशिएबल है z नॉट के हर एक नेबरहुड में, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा z नॉट इस तरह से पॉइंट है, वहां पे तो हमारा f z जो फंक्शन है वो सिंगुलर है। ठीक है, और उसके चारों तरफ जो भी हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं, मतलब z नॉट के चारों तरफ जो भी नेबरहुड है वहां पे जो हमारा f z है वो एनालिटिक हो रहा है, मतलब डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि सब हर पॉइंट पर एट ईच पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ z नॉट, देन z नॉट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो हमारा जो पॉइंट z नॉट है उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है f z की। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि f z एनालिटिक नहीं हो रहा है हर पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर एनालिटिक है, हर पॉइंट पर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। ठीक है, ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेफिनेशंस आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो आप देख लीजिएगा इन डेफिनेशंस को। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोल ऑफ द फंक्शन दिस। अब देखो यहाँ पे पोल फाइंड करने को बोल दिया है। पोल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो डिनोमिनेटर होता है इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर में दे दिया है, तो हम एक्सपोनेंशियल पावर को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने z माइनस a की पावर को एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, e टू द पावर z माइनस a को हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्सपेंड करना का तरीका तो आपको पता ही होगा, 1 प्लस जो हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे z माइनस a प्लस 1/2 का फैक्टोरियल इसका स्क्वायर प्लस 1/3 का फैक्टोरियल इसका क्यूब, इस तरह से हम एक्सपेंड करते चले जाते हैं। ठीक है, अब जब हम z माइनस a स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे z माइनस a जो है उसकी नेगेटिव पावर पर आ रही है 2, तो इसका जो पोल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा पोल, और जिसका ऑर्डर कितना है वो 2 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द पोल ऑफ f z इक्वल्स टू साइन 1 अपॉन z माइनस a। तो देखो यहाँ पे हमारे पास साइन फंक्शन दे दिया है, तो हम इस साइन फंक्शन को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, 1 अपॉन z माइनस a माइनस 1/3 का फैक्टोरियल 1 अपॉन z माइनस a का क्यूब प्लस 1 अपॉन z माइनस a का a की पावर 5 प्लस माइनस डॉट डॉट इस तरह से चलता रहता है, एक बार प्लस का फिर माइनस का प्लस का फिर माइनस का, इस तरह से फॉर्म में एक्सपेंड होता चला जाता है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और कम से कम हर एक टर्म के पास z माइनस a मतलब एक z की पावर माइनस में है, मतलब z माइनस a की एक पावर नेगेटिव है। तो हम क्या कह सकते हैं कि z माइनस एक एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाती है, और उसका जो पोल होगा वो क्या होगा, z इक्वल्स टू a पर होगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पोल ऑफ एफ जेड इक्वल टू साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर 4। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन ऐसे ही दे दिया है, साइन का फंक्शन है, हम इसे इग्नोर तो नहीं कर सकते कि इक्वल्स यही कर दें, तो मतलब सिंपल इस वाले को ही हम इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊपर अगर हमारे पास फंक्शन होता है वो भी सेम फॉर्म के, तो हम उसे एक्सपेंड करके तभी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हमें 1 बनाना है, ठीक है। 1 बनाएंगे तो हम एक पावर को अंदर पुट कर देंगे, मतलब एक पावर से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। अब अगर देखें तो हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हमारे पास जो अंदर सारी पावर्स रहे वो सिमिलर सी बन जाए, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास हर एक फंक्शन के पास जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक फंक्शन के पास z माइनस ए की पावर 3 ऐसी एक नेगेटिव पावर रहेगी हर फंक्शन के पास। अगर हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते और इधर ही देखते तो इसके पास नहीं होती z की पावर z माइनस ए की पावर 4 नेगेटिव में नहीं होती, क्योंकि इस वाले के पास माइनस इस वाले के पास कितनी होती, इस वाले के पास हमेशा एक पावर कम रहती, क्योंकि यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई 1 की हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हर फंक्शन के पास ऐसी 3 पावर रहेगी, मतलब नेगेटिव में 3 पावर रहेगी, तो इसका जो पोल होगा वो z इक्वल टू a पर होगा, जिसका ऑर्डर 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड दैट एफ जेड, प्रूव दैट एफ जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू ए टू द पावर 1 अपॉन जेड माइनस ए डज नॉट एग्जिस्ट। हमें प्रूव करना है कि इसकी ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसे एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। अब जब एक्सपेंड करा तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है n वो इन्फिनिटी तक जा रही है, हेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे ही हम यहाँ पर जेड इक्वल टू ए प्रूव करेंगे तो n हमारे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए। और सबकी जो जेड माइनस ए की पावर जो है वो नेगेटिव मतलब इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी नेगेटिव पावर, ठीक है। दस एफ जेड हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल्स टू ए। तो उसके पास सिंगुलरिटी तो है जेड इक्वल्स टू ए पर, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं तो जेड इक्वल्स टू ए आ रहा है, बट वहाँ पे जो लिमिट है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करे, क्योंकि जैसे ही हम जेड इक्वल्स टू ए पुट कर देंगे तो ये सारी टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, डिस्कस सिंगुलरिटी ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर जेड एट जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई। तो हमें यहाँ पे सिंगुलरिटी डिस्कस करनी है जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई पर। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसका पोल ही फाइंड करते हैं। पोल फाइंड करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है इसे इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस ई टू द पावर जेड इक्वल्स टू 0 आ गया है, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर जेड इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। अगर हम 1 को एक्सपेंड करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ई टू द पावर 2n पाई आई को, ठीक है। इस तरह से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं और पावर्स को हम कंपेयर करेंगे तो जेड इक्वल्स टू 2n पाई आई आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल पोल आएगा जेड, जिसकी जो पावर होगी मतलब जिसका जो पोल होगा वो 2 पाई आई होगा। हम अगर सिंपल पोल निकालेंगे तो 2 पाई आई है, और अगर हम मल्टीपल पोल निकालना चाहेंगे तो बहुत सारे पोल निकल जाएंगे, एन की वैल्यूज हम डिफरेंट पुट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर सिंपल ही पोल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, डिस्कस सिंगुलरिटी ऑफ कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर एट जेड इक्वल्स टू ए एंड जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, उसकी अब सिंगुलरिटी डिस्कस करनी है, वही करेंगे। पहले तो इसे थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर फंक्शन दे रखा है कॉट पाई जेड, तो इसे कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड लिख सकते हैं। अब हम जो ये डिनोमिनेटर है इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, जैसे इक्वल्स टू डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, जेड साइन पाई जेड इक्वल्स टू 0 होगा या फिर जेड माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। दोनों को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि या तो जेड इक्वल्स टू ए आएगा हमारे पास, या फिर पाई जेड इक्वल्स टू एन पाई आएगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास जेड इक्वल्स टू ए की कंडीशन आ गई या फिर जेड इक्वल्स टू एन आ गया। तो हमारे पास जो एफ जेड है उसके पास एक एसेंशियल सिंगुलरिटी है, कहाँ पर, ए पर और एन पर, और एट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, ठीक है। और जेड इक्वल्स टू ए बीइंग रिपीटेड ट्वाइस गिव्स द डबल पोल, और जेड इक्वल्स टू ए पर हमारे पास डबल पोल आ जाएगा क्योंकि इसकी ऑर्डर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, शो दैट ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर हैज नो सिंगुलरिटीज। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि इसमें कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है। तो एफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब यहाँ पे देखो पावर में माइनस था तो हमने इसे नीचे ले जाकर प्लस कर दिया है, ठीक है। अब जो पोल्स डिटरमाइन होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसे इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसे इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगी जेड की, जहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही हो। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड विच कैन सेटिस्फाई इक्वेशन 1, हेंस देयर इज नो पोल और सिंगुलरिटी ऑफ द गिवन फंक्शन। इसलिए इस वाले फंक्शन की ना तो कोई सिंगुलरिटी है और ना ही कोई पोल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू दिस। तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है और हमें जेड इक्वल्स टू 0 पे उसकी सिंगुलरिटी फाइंड करनी है, मतलब वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है या नेगेटिव या फिर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एफ जेड हमारे पास ये फंक्शन है, जेड की पावर 3 को माइनस में, मतलब जेड की पावर 3 को हमने बाहर कॉमन ले लिया है और साइन जेड को हम एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करके जब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस के जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो साइंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब हमने ऐसा करा तो हम फिर जेड की पावर 3 को सबके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। अब हम यहाँ पे देखें तो किसी की भी जेड की पावर नेगेटिव में नहीं आ रही है, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। नीचे तो सिर्फ फैक्टोरियल की टर्म है, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस देयर इज नो पोल।
ठीक है, नीचे कोई भी हमारे पास पावर नेगेटिव में नहीं आ रही है, सारी पावर ऊपर पॉजिटिव में, नीचे तो सिर्फ फैक्टोरियल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके पास कोई भी पोल नहीं है। ठीक है, जस्ट 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं इस यूनिट के वेरी शॉर्ट में। तो क्या है, फाइंड द रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0 ऑफ z cos 1/z। तो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, इसको रेजिड्यू फाइंड करना है z इक्वल्स टू 0 पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वही करेंगे, यहाँ पे cos z दे रखा है, मतलब एक फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है, इसे एक्सपेंड करेंगे, इसे एक्सपेंड किया तो z के अंदर जब मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे तो ये लॉरेंस एक्सपेंशन बन रहा है, जो हमने पहले भी बताया था, बट वहाँ पे तो लिख नहीं रहा था कि लॉरेंस एक्सपेंशन होता है, इसे लॉरेंस एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, और ये z इक्वल्स टू 0 पर होता है। ठीक है, तो हमें भी रेजिड्यू z इक्वल्स टू 0 पर फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखूँ तो प्लस माइनस इस टर्म में चल रहा है, तो यहाँ पे जो मेरे पास रेजिड्यू आएगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ 1/z होगा। ठीक है, उस वाले में क्या हो रहा था, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ 1/z हो रहा था, मतलब उसमें हम माइनस एक्स्ट्रा लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन इट इज माइनस का 1/2, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 1/2 ही आ रहा है। सो द रेजिड्यू ऑफ z cos 1/z एट z इक्वल्स टू 0 इज माइनस 1/2। हमारे पास जो रेजिड्यू आता है z इक्वल्स टू 0 पे, वो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ f z इक्वल्स टू z की पावर 3/z² माइनस 1 एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। हमारे पास ये फंक्शन फाइंड दे रखा है और हमें रेजिड्यू फाइंड करना है z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। तो क्या करेंगे, वही बिल्कुल सेम, ये तो पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हमने किया था ये वाला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर ये रहा, हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, ये वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे 15 अगेन रिपीट कर दिया है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, डिटरमाइन द पोल्स एंड रेजिड्यू एट ईच पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू कॉट जेड। तो हमें पोल और रेजिड्यू फाइंड करने हैं। तो पोल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉट जेड है तो उसे कॉस जेड अपॉन साइन जेड कर देंगे। पोल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। तो साइन जेड इक्वल्स टू 0 हो गया, जहाँ से हमारे पास जेड की वैल्यू n पाई आ गई। ठीक है, अब हमारे पास जो पोल्स होंगे वो ये पोल्स हो जाएंगे n पाई, n में हमारी वैल्यूज डिफरेंट होती चली जाएंगी। अब जब इस टाइप की कंडीशन आ जाए कि हमें सब पॉइंट्स पर तो पोल वो रेजिड्यू फाइंड करना है और बहुत सारे पोल्स आ रहे हैं, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास अगर रेजिड्यू फाइंड करना है तो हमारे पास जो ऊपर वाला फंक्शन है उसे एज इट इज लिखा रहने दो, और जो नीचे वाला फंक्शन है उसे एक बार डिफरेंशिएट कर दो। तो हम भी वही करेंगे, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू n पाई, हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस जेड को हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया और साइन जेड का हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, तो कॉस जेड अपॉन कॉस जेड हो गया इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास जो रेजिड्यू है वो 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से इस वाली यूनिट के जो जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और जितने भी इससे अलग और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराए थे, क्योंकि इससे आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व होने वाले हैं, जितने भी पोल और रेजिड्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।